गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी जानते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ चुकी है। अभी जो आपका जो समय चल रहा है वो अभ्यास का चल रहा है। अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और अपना अच्छे से अच्छे जो आपके जो नंबर्स है उसको अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बच्चों हमने इससे पहले क्या पढ़ा ये मायने नहीं रखता। जो बच्चा अपने अंतिम दिनों में अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाता है उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। अदरवाइज जो सोचता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, मैंने तो ये कर लिया वो कर लिया, वो अंतिम समय में अपने अगर अभ्यास नहीं करता तो उसके नंबर थोड़ा डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए आपके अंतिम प्रयास के लिए, आपके अंतिम रिवीजन के लिए मैं जितेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो पर बच्चों मैं आपको हर चैप्टर से लगभग कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में अक्सर पूछे जा चुके हैं। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर से लगभग 10-15 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपके लिए बहुत आवश्यक है पढ़ने, जिससे आप अपना उसका जो अपनी बोर्ड की परीक्षाएं है उसके लिए अभ्यास कर सके, रिवीजन कर सके। तो आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं वो है चैप्टर 1 है, और उसका आज हम करेंगे अभ्यास करेंगे कि उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे बोर्ड के पेपर में आ सकता है, हमको क्या पढ़ना चाहिए, वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। देखते हैं बच्चों आज की वीडियो में क्या खास है। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। आप सभी जानते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। लेकिन आज भी जो चर्चा के बिंदु रहेंगे वे बिंदु ये रहेंगे। पहला तो आपका रहेगा परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। नंबर 3 आपका पॉइंट आएगा भाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये सभी पॉइंट मैं आपको बारी बारी से डिफाइन करूंगा, आपको परिभाषित करूंगा। आप प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बच्चों ये आधार होता है चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्याएं है उस चैप्टर का ये आधार है। अगर आपसे ये नहीं आता तो आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे और आपका इसका अभ्यास नहीं हो पाएगा। नंबर आपका जो 4 होगा वो होगा अभाज्य संख्या। नंबर 5 अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 6 आपका पॉइंट आता है मैथ है, मतलब कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका अंतिम जो पॉइंट होगा वो होगा लेस है, मतलब कि एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं आपको इन पॉइंटों के बारे में बारी बारी से मैं आपको डिफाइन करूंगा कि कौन सी किसको हम क्या बोलते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है। ये रहा बच्चों आपका पहला पॉइंट, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं बच्चों। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। देखो ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की एक शर्त होती है कि q इसमें कभी बच्चों जीरो नहीं होता। q कोई पूर्णांक होगा, p कोई पूर्णांक होगा, लेकिन q कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसमें q की वैल्यू जीरो हो जाए, वो वरना आपकी परिमेय संख्या नहीं बनेगी। ठीक है, इसके एग्जांपल देता हूं आपको कुछ एग्जांपल में। आप ले सकते हैं 3/5, 4/5, 0, 22/7, ये सभी नंबर आपके परिमेय संख्याएं कहलाती है। नंबर 2 आपका जो पॉइंट आता है वो आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है ये जानेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, देखो इसी का एक रूप, परिभाषा का रूप, बदला हुआ रूप है कि जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसके आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जैसे आपका √2 है, इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि और बताऊंगा बाद में। √3 है आपका, क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। आपका √5 है, आपको इसको भी p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए आपकी ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में, कई बार पूछा जा चुका है पहले, कि पाई किस तरह की संख्या है, पाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई की बात करता हूं तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या होती है। पाई को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या। जो वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है वो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता है। अब
जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था वो था भाज्य संख्या, कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो बच्चों भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या उसको कहेंगे जिसके दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे आपका 4 एक नंबर है, 4 के हमने गुणनखंड किए, 4 के बच्चों गुणनखंड किए, जब आप 4 के फैक्टर करोगे 2 2 2 आएगा। तो देखो इसके गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 आ गया अभाज्य गुणनखंड में, तो इसलिए क्या संख्या है या अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है। अब इसके अतिरिक्त आप 6 है आपके पास, जो 6 नंबर है, जब इसके आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 2 तिया 6 और 3 एकम 3, मतलब कि 2 और 3 आपके इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे। तो ऐसी संख्या है जिसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। नंबर नेक्स्ट आपका पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो इसी का बच्चों, इसी को दोबारा से बताना चाहूंगा कि वे संख्याएं जो या जिसके पास 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। परंतु अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड न हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा है, कोई संख्या आपके पास ऐसी है जो केवल अपने ही पहाड़े में, अपने ही टेबल में आती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जांपल देता हूं आपको, 2 है बच्चे, 2 केवल अपने ही पहाड़े में आता है, अपनी टेबल में आता है। 3 आपका अपनी टेबल में, अपनी पहाड़े में आता है, इससे कोई इसके कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड नहीं होते। इसके अलावा 5 आपका अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 5 अपने ही पहाड़े में, अपने टेबल में आता है, इससे कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होते। फिर आपके पास 7 आता है ऐसे ही, और आपके पास 11 आता है, 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, 23 आता है। ये सभी नंबर आपके अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों, थोड़ा बच्चों तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको डिटेल में और बहुत आराम के साथ प्यार के साथ सारी चीजें समझा सकता हूं, क्योंकि अब समय तो इतना निकल चुका है। तो जितना हो सके तेजी से इसका हमको रिवीजन करना है और जल्दी से जल्दी क्लास को अपनी पूरी करना है कि आज हमारा ये सारी चीजें वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हो जाए। तो अगला जो आपके पास टॉपिक था बच्चों वो था अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, देखो बच्चों भाज्य संख्या लिखी, अभाज्य संख्या लिखी, तो जब हम किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, 26 ले लिया, 26 के मैंने गुणनखंड किए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। तो बच्चों ये जो आए, ये जो आपके पास 2 और 13 जो ये नंबर आए हैं, जो ये अभाज्य संख्याएं आई हैं, देखो 2 भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, 13 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। तो ये 2 और 13 जो आपके पास जो नंबर आए हैं ये 26 के क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके पास एक एग्जांपल और देता हूं कि इसकी आपको अभाज्य गुणनखंड आपको किस तरह से और कैसे निकालना है। मान लो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंटली पूछा जाता है बोर्ड में, कई बार पूछा जा चुका बच्चों। तो क्वेश्चन है कि 140 के संख्या, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका ये, कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन एनसीईआरटी से इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके है। 140 के बच्चों फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो बच्चों देखो एक और एक 2, मतलब 2 बार आया है, इसलिए 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2। जबकि हमारा 5 एक बार आया है और 7 इसमें एक बार आया है। एक को आपकी इच्छा है आप एक को लिखे या ना लिखे, ठीक है। तो ये जो आपका जो नंबर बना है, ये जो आपका जो ये फैक्टर गुणनखंड जो बने हैं, ये इसको ही तो बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो इसीलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 की पावर 2, 2 की घात 2 गुना 5 गुना 7, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए। आप प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है सिंपल सा, 156 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था इसमें, वो था मास है, मतलब कि HCF। और एक और साथ साथ पॉइंट दोनों लेता हूं, एक था आपका लस है, मतलब कि LCM। ये दो पॉइंट है जो इस चैप्टर की जान है। ये आपको ये मान लो इस चैप्टर का बेस है, इस चैप्टर की एक तरह से अटूट कड़ी है जो इस चैप्टर को बोर्ड में, मतलब इस चैप्टर से आपके बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकता है जो आपके। ठीक है, अब ये बताता हूं कि आप में से कैसे निकालते हो, क्या होता है में से, कैसे निकाला जाता है में से। देखो, अगर मान लीजिए आपको मैं कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 26 और क्या लू बच्चों, एक नंबर आता है 91, इसको लेते हैं, 26 और 91 लेते हैं। ठीक है, अब इसका मुझको HCF निकालना है मान लीजिए। ठीक है, तो HCF कैसे निकाल लूंगा, देखो 26 के पहले बेटे गुणनखंड करूंगा बच्चों में, करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 और 13 आए हैं। अब लेता हूं दूसरा नंबर 91। देखो बच्चों 7 एकम 7 बच गया 2, 7 का 21 हो गया और 13 एकम 13 हो गया। तो इसके जो गुणनखंड आते हैं वो आते हैं 7 गुना 13। अब आप देखिएगा कि दोनों में 26 के अभाज्य गुणनखंड में और 91 91 के अभाज्य गुणनखंड में क्या ऐसा है जो दोनों में कॉमन आया है, वो है आपका 13। 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, इसलिए इस कॉमन नंबर को ही हम HCF बोलते हैं, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म ही होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़े वाला उभयनिष्ठ पद। इसीलिए HCF को शॉर्ट में बोलते हैं। और इस HCF निकालने का तरीका है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वही आपका HCF बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका HCF। अगर आपको मान लीजिए यही कहा जाए कि 26 और 91 के आपको निकालना है LCM, देखो बच्चों LCM कैसे निकालते हैं। LCM निकालने के लिए देखो दोनों में उभयनिष्ठ कौन था, 13, और 13 की पावर कितनी है, 1 है, दोनों जगह तो 13 लोगे बच्चों। इसके अतिरिक्त जो पहली संख्या में बचता है वो नोट करोगे, जो दूसरी संख्या में बचता है उसको नोट करोगे, और दोनों नंबर, तीनों नंबर की आप क्या कर दोगे, यहां पर गुना कर दोगे। तो गुना करेंगे बच्चों, ये आएगा आपका, तो ये आपका हो गया इसका LCM। ठीक है बच्चों, ये आपको मैं से बता दिया गया है, ले से बता दिया गया है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो इस चैप्टर में से अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है सीखने और पढ़ने। मैं मानता हूं कि आपका लगभग बेसिक जो मैंने मोटा मोटा आपको बताया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के जो आपको बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, आप इसको पहले पढ़िए, समझिए, और फिर देखिए कि इसमें पूछा क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 140 संख्या के 140 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है। 140 संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है। तो कुछ घातों का योग कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम है इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना। वो कैसे करेंगे बच्चों, 2 सत्ते 14, 0, 2 तिया 6, बच गया 1, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आते हैं बच्चों, 2 की पावर 2 बन गई, 5 की पावर 1 बन गई और 7 की पावर 1 बन गई। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि 140 की घातों, जो घात आएंगे, गुणनखंड आएंगे, उसकी घातों का योग कितना होगा। तो घातों का योग बच्चों बनता है, पावर्स का, घातों का जो योग बनता है वो बनता है 2 + 1 + 1, कितना आया बच्चों, 4। ठीक है, देखो इस सवाल ने हमको दो चीज सिखाई। ठीक है, पहली बात तो ये कि 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे करने हैं,
ये तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड हो गए। दूसरी बात, इस सवाल ने आपको एक चीज और सिखाई, वो ये सिखाया कि घातों का योग कैसे करना है। ठीक है, एक सवाल में आपको 2 सवाल आपको करा दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन हमारी बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में ये लिखा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से 2 चीजें आपको सिखाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा जो चलता है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के बाद आपको एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का आपको सत्यापन करना है कि वो वेरीफाई हो जाए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों करेंगे। कराओ बच्चों, यहां देखते हैं 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 पंजे 10 और 1 2 पंजे 10। फिर करते हैं 3 अठे 24, 1 3 पंजे 15। फिर करते हैं बच्चों 5 से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। यहां करते हैं 2 से 2 से करते हैं 2 चौक 8, 2 चिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। तो बच्चों 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे आए हैं 2, 3, 5 और 17। जबकि 92 जो 92 आपके पास जो नंबर था इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे है 2 की पावर 2 और गुना 23। ठीक है, अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों, दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन इसमें छोटी पावर कौन सी है, जो छोटी पावर है वही आपकी एचसीएफ में आ जाएगी। और इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ इसमें उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, तो आपका एचसीएफ केवल 2 है। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर लेनी बच्चों। बड़ी पावर कौन सी है, 1 लोगे, 2 की पावर 2 बड़ी है, आपका वो आ गया। साथ में 3 आ गया, साथ में आपका 5 आ गया, साथ में इसके आपके 17 आ गया और गुना में आपके इसका 23 आ गया। जब आप इसकी गुना करोगे बच्चों कितना आएगा, इसकी जो गुना करके बच्चों आएगा 23,460, 23,460। ये आपका इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो मैंने आपके सामने इसका एचसीएफ निकाल दिया, इसका आपके सामने एलसीएम निकाल दिया। अब आता है इस फॉर्मूले की जांच करना। ठीक है, फॉर्मूले की जांच करते हैं। चलो जांच बच्चों ऊपर करता हूं इसकी फॉर्मूले की जांच। देखो जांच क्या कहती है, जांच ये कहती है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि आपको दोनों संख्याओं गुना करनी है। और संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी, एक तो 510 थी और एक 92 थी बच्चों। ठीक है, और दूसरा उधर क्या था हमारा, एचसीएफ और एलसीएम की गुना करनी है। तो एचसीएफ और एलसीएम गुना करेंगे। एचसीएफ कितना है बच्चों 2 और एलसीएम कितना है 23,460। अब इन्हें गुना करेंगे बच्चों, देखो पहले सी करता हूं, 2 0 0, 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 96,920। अब इसकी गुना कीजिए आप बच्चों। इसकी गुना करने के बाद भी ये भी आपका 46,920 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी ऐसे कोई किसी पर्सन में अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है, आपने उसकी जांच भी कर दी है, लेकिन जांच में आपके दोनों साइड बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा या तो आपने एलसीएम निकालने में गलती की है या आपने एचसीएफ निकालने में गलती की है। दोनों आपको दोबारा से चेक करने की जरूरत होती है वहां पर, क्योंकि फॉर्मूला ये सही है और ये हमेशा दोनों साइड इक्वल ही आती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना और फॉर्मूले का सत्यापन। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चों ये है कि 6 की पावर n संख्या, 6 की पावर n किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, या होल नंबर के लिए क्या कभी शून्य पर समाप्त होगी। 6 की पावर n
संख्या क्या कभी शून्य पर समाप्त होगी? तो ये हमें क्वेश्चन करना है, 6 की पावर n हमें जांच करनी है कि क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 6 की पावर n के गुणनखंड कीजिए। देखो 6 का मतलब होता है बच्चों 2 गुना 3, लेकिन पावर कितनी है बच्चों इसकी n है, ठीक है। अब 2 और गुना 3 मतलब 2 की पावर n कर दीजिए अलग और 3 की पावर n कर दीजिए अलग। अब छोटी सी एक बात सोचने वाली ये है, देखो कोई नंबर लीजिए जिसके बाद में जीरो आती हो, कोई नंबर लीजिए जिसके बाद में जीरो आती है। मान लो आपने लिया 20 और 20 आपने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड आते हैं 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। देखो एक बहुत बात इसको ना बहुत बारीकी से देखो कि जब 20 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं उसमें 2 की पावर 2 बनी है और एक 5 बना है, मतलब कि 20 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं। कोई और नंबर लीजिए, मान लो मैं आपके पास नंबर लेता हूं 80, जब 80 गुना करूंगा तो 2 गुना 2 गुना 3, ऐसे करना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5, ये आएगा बच्चों। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। हाँ तो कितने आते हैं, 2 आते हैं आपके 4 और 5 आता है आपका 1। कहने का मतलब ये है कि 80 में भी बाद में जीरो थी और इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए हैं। तो एक रूल है बच्चों, बेसिक सा एक रूल है कि कोई भी संख्या अगर जीरो पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में आपका 2 और 5 आना चाहिए। देखो यहां पर 6 की पावर n में 2 है, हमारे पास 2 है, चलो हमें चाहिए ही, परंतु इसमें 5 है क्या, इसमें 5 नहीं है, इसमें तो 3 आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब है कि 6 की पावर n संख्या जो है वह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 6 की पावर n का 5 जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे क्या बच्चों से, में लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं है, नहीं है। और हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 आता है, ठीक है, जो कि यहां पर नहीं है, जो कि यहां पर नहीं है। अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये है, इसकी मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है कि ये संख्या शून्य पर समाप्त क्यों नहीं होगी। क्योंकि बच्चों कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 के साथ 5 जरूर आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसके अतिरिक्त बच्चे क्वेश्चन और है जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दिया गया है और वो भी इसी की तरह मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 की पावर n, मतलब अगर 4 की पावर n में भी यही कहा गया है कि क्या संख्या शून्य पर समाप्त होगी, तो वो भी आपको क्वेश्चन इस तरह से बच्चों करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, हाँ एक क्वेश्चन आपके पास आता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5, क्या यह संख्या, जांच कीजिए, सॉरी क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि दी गई संख्या भाज्य है। व्याख्या करनी है बच्चों इसकी, तो व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या करने के लिए क्या करेंगे, इसकी व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। देखते हैं, तो बच्चों इसमें देखते हैं कि 5 इस पूरे पेयर में और इस 5 में, क्या दोनों में 5 उभयनिष्ठ है? हाँ भाई जी 5 उभयनिष्ठ है, तो इस 5 को ही कॉमन लेना है आपको।
5 कॉमन लीजिए बच्चों इसका, 5 कॉमन लिया हमने। यहाँ पर क्या बचता है, 7 बचता है, 6 बचता है, 4 बचता है, 3 बचता है, 2 बचता है, 1, और यहाँ पर जहां 5 था बच्चों, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, क्योंकि 5 हमने उसको विनिष्ट कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया है, तो वहां पर क्या बचता है हमारा, 1 बचता है। अब इनकी आपको गुना करनी है बच्चों, गुना करते हैं, गुना करके आपका आएगा 1008 और प्लस के 1। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1009। तो बच्चों देखो यहां पर आपके सामने इस संख्या के 2 गुणनखंड आ गए हैं, 2 अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं, और परिभाषा यह कहती है कि यदि कोई संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड रखती है तो वह हमेशा भाज्य संख्या होती है। तो इसके अनुसार, परिभाषा के अनुसार, संख्या के 2 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आता है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, एक बार बता देता हूँ बच्चों फिर भी, कि क्वेश्चन दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो पहले तो सोल्व करने का तरीका ये है, और उसके बाद जो जरूरी है लिखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही तो बताया कि संख्या भाज्य है, ये तो हमने व्याख्या की इसकी, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और आपके सामने है, वो ये है, वो बच्चों ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है बच्चों कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर दूसरे वर्ष बोर्ड में आता रहता है, आता रहता है, ठीक है। सभी बच्चों इसको ना बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार भी उम्मीद है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। देखते हैं कैसे करना है। देखो बच्चों, सबसे पहला काम तो इस √3 को मान लीजिए कि ये परिमेय है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया बच्चों। अब अगर कोई परिमेय संख्या है बच्चों, तो उसको लिखते हैं हम P बटा Q के रूप में। क्या लिखते हैं उसको? P बटा Q के रूप में। बस शर्त यह है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो दोनों ना, इसमें अपोन में लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, तो तिरछी गुना करते हैं इसकी, P की गुना करते हैं 1 में और Q की गुना करते हैं √3 में, ठीक। अब इसका दोनों ओर का करते हैं स्क्वायर, P का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, और Q स्क्वायर, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। यहां पर हम देखते हैं कि P स्क्वायर के 2 गुणनखंड आए हैं, एक तो 3 और एक Q स्क्वायर। देखो अगर इसका 3 गुणनखंड है तो इसका मतलब तो ये होता है कि जो हमारा P स्क्वायर था वो 3 से भाज्य होगा, विभाज्य हो जाएगा, मतलब कट जाएगा वो। तो मैं लिखूंगा स्पष्ट है कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो P भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है बच्चों, ये लिख दिया। अब देखो जरा सोचने वाली बात है कि P 3 से विभाज्य है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा P है वो 3R मान लिया, इसको मैंने P इज इक्वल टू 3R कह दिया। अब फिर दोबारा दोनों ओर का स्क्वायर करूंगा, P का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और यहाँ पर R स्क्वायर आएगा। अब बच्चों P स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 3Q स्क्वायर बराबर कितना है, 9R स्क्वायर, ठीक है। तो 3 से भाग करते हैं, 3 या 9, तो Q स्क्वायर की वैल्यू 3R स्क्वायर आती है, देखो सेम आता है। ये बनती है आपकी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन बनती है, और यह भी आपको ये बताती है कि Q भी 3 का एक गुणनखंड है। देखो क्या लिखेंगे यहां पर, करते हैं बच्चों कि स्पष्ट है
क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। यहां पर बच्चों 3 छूट गया, 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब ठीक है ना, चलो तो क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं कि भाई P और Q, हमारे पास दो नंबर थे, दो पूर्णांक थे, P और Q दोनों पूर्ण संख्या थी। अब जब देखो कि P का एक गुणनखंड 3 है, Q का एक गुणनखंड 3 हमारे पास आया है, तो लगता है कि दोनों में P और Q में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या लगता है कि P Q में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड लिखते हैं यहां पर, गुणनखंड है, ठीक है। पी और क्यू में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन बच्चों जो अपरिमेय संख्या होती है उनमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं आता, कुछ भी उसमें उभयनिष्ठ नहीं आता, मतलब उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसीलिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो कि विरोध करते हैं, जो कि विरोधाभास उत्पन्न करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका हो गया √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध। एक बार दोबारा देखते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे कराता हूं देखिए जरा बोर्ड पर। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो पहला जो आपका स्टेप है वो ये है कि √3 को मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर दूसरा काम, इसको P बटा Q के बराबर लिख दीजिए। तीसरा काम आप इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कि P की में गुना करेंगे, Q की √3 में गुना करेंगे, फिर दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आपका आता है कि P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि P स्क्वायर लिखेंगे 3 से विभाज्य है। जब P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। फिर P को क्या मानना है, 3R मानना है। P स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर, फिर दोबारा स्क्वायर करना है इसका। स्क्वायर करने के बाद P स्क्वायर की वैल्यू बच्चों सभी नंबर 1 से उठाकर रख देंगे यहां पर, ठीक है, और 3 से भाग कर देंगे ताकि हमारा Q स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर आ जाए। अब हम यहां पर देखते हैं कि Q स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। और हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि स्पष्ट होता है कि P Q में 3 दोनों ही में उभयनिष्ठ है, और दोनों में वही उभयनिष्ठ है, अपरिमेय संख्या में इस तरह से नहीं होता। अतः जो हमारा यह विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, जो विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, इसीलिए हमारा क्या हुआ, √3 अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिख दिया कि यह है हमारी √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। आज की इस वीडियो में एक अंतिम सवाल और प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, इसको और बच्चों ध्यान से देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये है। देखो बच्चों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बचता है, वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √5 क्या परिमेय संख्या है। इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसका तरीका भी वही रखेंगे कि सबसे पहले तो मानेंगे कि माना 6 + के √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिया। अगर अब ये परिमेय संख्या अगर आपके सामने है तो बच्चों इसे क्या लिखेंगे, इसको P बटा Q के बराबर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखी होती है, तो इसको हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया है। अब क्या करेंगे कि 6 को इधर लाएंगे, और जो 6 है आपका इधर आकर बच्चों माइनस में आ जाएगा, उधर केवल बचता है √5, ठीक है। अब जब सोचिए कि ये संख्या जो बटे में लिखी हुई है, इसके बटे में 1 लिखा हुआ है, ये संख्या आपकी कैसी है, ये है आपकी परिमेय, जबकि √5 आपकी कैसी संख्या है बच्चों, यह है आपकी अपरिमेय। लिखेंगे कि भाई P बटा Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 कैसी है बच्चों, अपरिमेय, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जरा सोचिए
कि बराबर से इधर परिमेय और बराबर से उधर अपरिमेय। क्या ऐसा हो सकता है कि एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय? भाई इक्वल तो तब मानते हैं ना कि जब दोनों साइड इक्वल हो हमारी। तो इसीलिए ये जो आपस में दोनों संख्याएं हैं एक दूसरे का विरोध करती है। अतः संख्याएं विरोधाभास उत्पन्न करती है। विरोधाभास उत्पन्न करती है, तब ये संख्याएं या यही संख्या 6 प्लस के √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये होगा आपका क्वेश्चन पूरा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब क्वेश्चन थे हमारे, वे मैंने आपको इनका अभ्यास कराया आज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा और कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको और अच्छी तरीके से नया चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप अगले चैप्टर का जो रीजन है, अभ्यास जो है, वो अच्छी तरीके से कर पाए। ओके बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।